ठीक है। तो पहला स्पेसिमेन का जो पहला क्वेश्चन है स्पेसिमेन क्वेश्चंस में, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने से पहले एक चीज आप ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो किसी भी, जैसे मैथ में हम करते हैं वाई और एक्स के दरमियान को रिलेशन फाइंड करते हैं, वेदर इट्स डायरेक्ट इनवर्स व्हाटएवर जो भी रिलेशन है, द रिलेशन इज ऑलवेज बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमेशा रिलेशन दो वेरिएबल्स में होता है। फिजिक्स में भी ऐसे ही होगा, आप कोई दो वेरिएबल्स को लैब में मेजर करेंगे और जब आप कोई दो वेरिएबल मेजर करेंगे तो उसके साथ आपको कुछ वेरिएबल्स को कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स को आपको कांस्टेंट वेरिएबल के तौर पे कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये किस लिए करना पड़ेगा? ताकि आपके पास एक फेयर कंपैरिजन जनरेट हो सके वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, फेयर कंक्लूजन आ सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, जैसे फर्ज करते हैं ये स्टार्टिंग लाइन है और यहाँ से ये एथलीट ए है और ये एथलीट बी है और ये फिनिश लाइन है। तो दोनों एथलीट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तभी इनके दरमियान फेयर कंपैरिजन होगा कि ये एथलीट जो है इनमें से कौन सा फास्टेस्ट एथलीट है। ठीक है, अगर हम इसको यूं सोचें कि एथलीट ए जो है वो इस तरह के हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर भाग रहा है, से दैट डिस्टेंस इज 100 मीटर, और एथलीट बी को हम इस तरह के कोई इंक्लाइंड स्लोपी सरफेस है उसके ऊपर हम एथलीट बी को 100 मीटर रन कराते हैं। अगेन द डिस्टेंस इज सेम बट द कंपैरिजन इज नॉट फेयर। तो दोनों के लिए सिमिलर कंडीशंस होंगी तब जाके एक फेयर कंपैरिजन जनरेट होगी। तो मैथ्स में जिस तरह से हम लोग दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करते हैं, ऐसे ही फिजिक्स में भी हम दो वेरिएबल्स जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होंगे उनके दरमियान को रिलेशन सोचेंगे और साथ में कुछ वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। तो जो दो वेरिएबल्स हैं, मैथ्स में आपने इस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्यूशंस में काम भी किया हुआ है। और वो क्या करते थे, आप हमेशा x की वैल्यू आप खुद अज्यूम करते थे, इक्वेशन में पुट करते थे, और x से आप y को हमेशा कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही होता है ना बेटा, x की वैल्यू पुट करते, जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आपने x को 0 पुट करके देखा, x को 1 पुट करके देखा, x को -1 पुट करके देखा। ऐसे ही आप इस x की वेरिएबल की वैल्यूज जो है आप खुद प्लेस करते हैं। तो फिजिक्स में वो वेरिएबल्स जो आप खुद चेंज करते हैं, उन वेरिएबल्स को आप कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, मतलब है कि एक ओ लेवल्स के बिगिनर लेवल पे समझा रहा हूँ। वो वेरिएबल्स जो आप खुद वेरी करेंगे परफॉर्म करते हुए एक्सपेरिमेंट, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और उन वेरिएबल्स को चेंज करके जो वेरिएबल आप मेजर करते हैं वो कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वो कहलाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। और तीसरा वेरिएबल कौन सा होगा? कांस्टेंट वेरिएबल होंगे। ये प्लानिंग में ये तीन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपको पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, वो जो काम आप कर रहे हैं वो आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताएगा, और वो फेयर कंपैरिजन के लिए आप कौन से वेरिएबल्स को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो वो जो फेयर कंपैरिजन के लिए कांस्टेंट वेरिएबल्स आप रखेंगे ताकि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो वैलिड हो, तो वो आपके कांस्टेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे। मेरे ख्याल से ये बेसिक थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए। बहुत आसान सी बात हमने की है, तो मुश्किल बात नहीं की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिक एक आइडिया हो गया थोड़ा बहुत। अब बाकी अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उम्मीद है चीजें बेहतर होती जाएंगी। तो पहला पार्ट हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसमें स्टूडेंट स्टेट्स दैट डिस्टेंस a toy truck travels along a horizontal floor. ठीक है, distance a toy truck travels along a horizontal floor. After rolling down, ramp depends on the mass of the truck. अब देखें, अगर आप क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है
कि जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रैवल हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसको लेबल किया हुआ है, ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल जो ये ट्रैवल कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है, से दिस इज एस, दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ट्रक। जो ट्रक है उसके मास के ऊपर ये डिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट, मतलब उसने हमें सजेशन दिया। अब आप खुद सोचें, अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप खुद चेंज करके आप आसानी से दूसरी चीज मेजर कर सकते हैं। तो 100% आप इस ट्रक के ऊपर जो है, आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर मास अटैच करें, मास ऐड करें, और मास ऐड करके आप जो है इसके ऊपर क्या कर सकते हैं बेटा, आप इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रैम्प वो मेजर कर सकते हैं। एनी क्वेरी, समझ आ गई बात की? तो अब देखें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ जो आप खुद मेजर कर रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा बन रहा है, वो डिस्टेंस बन रहा है। दो के यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में पर्टिकुलरली जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक क्या आपको ये आइडेंटिफाई करना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस जो यहाँ पे आप मेजर करेंगे वो आपने मेजर किया, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, जो आप इसके ऊपर मास अटैच करेंगे, इसका जो मास आप चेंज करेंगे ट्रक का, वो मास जो है वो आप खुद चेंज कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है, और उससे जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को फिर किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, इसको फिर इस तरह से किया जा सकता है कि ये जो आपके पास रैंप है, रैंप का जो एंगल है ये वाला, यानी ये जो हाइट है रैंप की, ये हाइट रैंप की सेम रहे, कांस्टेंट रहे। ऐसा ना हो कि एक दफा आप यूं रैंप को कर दें, ठीक है, फिर आप रैंप को यूं कर दें, मतलब हर दफा रैंप की हाइट आप चेंज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो आप यहाँ पर जब भी इसको आप रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर आप एक फिड्यूशियल मार्क लगा लेंगे, एक निशान लगा लेंगे रैंप के ऊपर। हर दफा जब आप इस ट्रक को रिलीज करें तो सेम पॉइंट से रिलीज करें। और जो मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये रही कि ये आपने यहाँ पर ये जो है ये आपने एक मार्क लगा लिया, और ये मार्क किस लिए लगाया है, ताकि हर दफा जब आप इस ट्रक को रिलीज करें तो वो सेम पॉइंट से आप रिलीज कर रहे हैं। और जब भी आप इस ट्रक को यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये आपने कोशिश करनी है कि आप इसको पुश ना दें, आपने जस्ट इसको रिलीज कर देना, आपने इसको पुश नहीं करना, इसको धक्का नहीं देना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप हो रही है, वो ये डेवलप हो रही है कि एग्जामिनर ने हमें कहा कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, जो ट्रक रोल डाउन करके आ रहा है, और मास ऑफ ट्रक के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि ये एक्सपेरिमेंट हम फेयर एक्सपेरिमेंट हमारा कंपैरिजन बन सके, फॉर दैट पर्पस एक चीज तो मैंने ये सोची है कि मैं यहाँ से इसकी हाइट को सेम रखूंगा, दूसरा मैं इसके ऊपर एक मार्क लगा लूंगा ताकि हर दफा मैं इसको सेम पॉइंट से रिलीज करूं, तीसरा मैं जब भी इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो फोर्स इक्वल टू 0, यानी मैं ऐसा नहीं होगा कि इस ट्रक को यहाँ से धक्का दूंगा ताकि ये यहाँ से चला जाए, आई जस्ट रिलीज इट, मैं यहाँ से इसको रिलीज करूंगा और ये अपने ओन वेट के ऊपर यहाँ से रोल करता हुआ, स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा, और फिर यहाँ से मूव करता हुआ समवेयर आके स्टॉप कर लेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझ में आया? तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, जो मैंने 3 वेरिएबल्स आपको बताए हैं कि इसमें से कौन से डिपेंडेंट हैं और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर हमें अगर देखें, हमें वी नीड दैट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम यहाँ पे मास को चेंज करके इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो मास इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम खुद चेंज कर रहे हैं और उससे हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा एक आइडिया ये आ रहा है कि आपके पास जो ये हाइट है ये सेम होनी चाहिए, सेम पॉइंट से रिलीज होना चाहिए, और दूसरा ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है जिससे ये ट्रक जो है ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, ये भी पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट सेटअप हो गया जिसमें हम इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी है कि हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा एक मैंने यूट्यूब पे एक किसी का क्लिप देखा था, मैं कोशिश करता हूँ अगर वो मिल जाए। यस,
ये अगर आपको आई होप शेयर हो रहा है, ये देखें, ये यहाँ से इसको रिलीज कर रहे हैं और साथ में ये जाके गाड़ी होगी। ठीक है, अब इसकी ये मेजरिंग टेप रखी हुई है, मेजरिंग टेप से यहाँ से ये डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। दोबारा देखिए, ये यहाँ से इसको रिलीज कर रहे हैं और ये ट्रक यहाँ पे आके रुक रहा है। इस केस में ये मास चेंज तो नहीं कर रहे, ये कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको एज एन एग्जांपल लिया है कि आप इसको देखें ये कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो एक सर्टन हाइट से इसको रिलीज किया जा रहा है और ट्रक जो है वो नीचे जा रहा है और उसके बाद उसका डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात कन्वे हो गई है जो मैं चाह रहा था। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है तो बेटा ये हमने यहाँ से अब सीख लिया है। अब हम इसको आंसर कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है, सबको समझ भी आ गया। अब सबसे पहले तो हम अगर देखें इस क्वेश्चन को, अगर मैं पूरा गो थ्रू करूं, मैंने दरमियान में इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अच्छा, इसमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैंने इसको लेबल करना भूल गया हूं बेटा। ये इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर हमने ये है, दिस इज ये मेजरिंग टेप आ गई। आप मीटर भी यूज कर सकते हैं, मेजरिंग टेप भी कर सकते हैं, वट एवर, मीटर टूल इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन में प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट स्टूडेंट इज करेक्ट। आपको कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना, ये ख्याल करिएगा, आपने जस्ट प्लान करना है बेटा। द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज अवेलेबल: अ रैम्प, a selection of masses, a toy truck, blocks to support the masses, any other apparatus and material usually available in the school physics laboratory। और जो any other material यहाँ पे है वो अगर आई होप आप नजर आ गया होगा, that is measuring tape। ठीक है, जो दूसरा मैंने यहाँ पे जो इस लिस्ट में गिवन नहीं है, इसके अलावा जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, that is measuring tape और मीटर रूल। You are not required to do this experiment. In your plan, you should list any additional apparatus needed। ये मैंने डायग्राम में भी ऐड कर दिया, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगा। Explain briefly how you would do this experiment। हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हमने एक रैंप के ऊपर एक मार्क लगा लिया और उस मार्क से हमने जो है टॉय ट्रक को रिलीज किया विदाउट पुशिंग दैट ट्रक। कोई फोर्स उस पर नहीं लगा रहे, हमने जस्ट उसको रिलीज किया और वो ट्रक जाकर फ्रॉम द रैंप जैसे ही नीचे आता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस कवर करता हुआ समवेयर आके रुक जाता है। और वो जहां पर आकर रुकता है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रैंप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हमने मेजरिंग टेप से वो डिस्टेंस मेजर कर लिया एंड दैट डिस्टेंस इज एस। ये बात अभी हम लिखेंगे थोड़ी देर में। पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिए। स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल। अब जो कंट्रोल वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे अभी तक सोचे हैं, उनमें मैंने इसकी हाइट सोची है कि इसकी हाइट में कांस्टेंट रखूंगा, सेम पॉइंट से हर दफा मैं रिलीज करूंगा। और तीसरा मैंने कहा कि ये सेम, ऐसा ना हो कि हर एक्सपेरिमेंट के लिए आप रैंप चेंज कर रहे हो और या इस जगह पे कोई और आपने फर्ज करते को ऑयल वगैरह लगा दिया या कोई और सैंड वगैरह गिरा दी। तो सेम सरफेस होनी चाहिए जिसके ऊपर ये ट्रक जो है रोल डाउन करेगा, वो सेम होना चाहिए, सेम पॉइंट से रिलीज चाहिए और सेम हाइट से इसको रिलीज करना है। ठीक है, हाइट कांस्टेंट, सेम पॉइंट रिलीज, सेम सरफेस फॉर द होल एक्सपेरिमेंट। ये तीन अभी मेरे पास जहन में आइडियाज हैं। आई डोंट नो मैं एमएस में उसने क्या सजेस्ट किया, बहरहाल हमने ये तीन बातें सोचनी है। तो ड्रॉ अ टेबल विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ यू वुड डिस्प्ले योर रीडिंग। ठीक है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग। यस, नंबर्स हमने रीड उसमें नहीं करने, हम वी जस्ट नीड टू प्लेस द कॉलम हेडिंग्स अलोंग विद देयर यूनिट्स। हमने कॉलम हेडिंग्स लिखनी है, उनके यूनिट लिखने। यू में add to the diagram in figure 1.1 to help your description। अच्छा, ये देखिए मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, मैंने क्यों ऐड किया है? मैंने इसलिए ऐड किया है कि मेरा अपना एक पर्सनल कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस है कि डायग्राम्स जो होती हैं वो हम ओ लेवल्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि इंग्लिश एज इन सेकंड लैंग्वेज है, हम समटाइम्स कीवर्ड लिखना भूल जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखना भूल जाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर डायग्राम्स बनाते हैं तो उसमें हमारी कुछ डिस्क्रिप्शंस होती हैं जो एग्जामिनर को ये हेल्प करती हैं समझाने के लिए कि हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारी अंग्रेजी की क्वालिटी हो सकता है इतनी अच्छी ना हो, लेकिन डायग्राम से हमें हेल्प मिल सकती है।
सही है बेटा। तो अब इसको यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, इसको लिखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो जैसे उसने कहा है, मैं इसको इसका आंसर, सैंपल आंसर यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिड्यूशियल मार्क समझते हैं आप लोग। फिड्यूशियल मार्क, ये फिड्यूशियल मार्क है। दिस इज फिड्यूशियल मार्क, जो लाइन लगाई है हमने रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फिड्यूशियल मार्क ऑन द रैंप इज मार्क। ठीक है बेटा, ऑन द रैंप ऑन द टॉप ऑफ द। ठीक है बेटा, रिलीज द ट्रक फ्रॉम द मार्क विदाउट एनी पुश। कोई धक्का दिए बगैर आप उसको जो है उसको रिलीज कर दें। फ्रॉम द बॉटम ऑफ रैंप टू द पॉइंट where truck stops, measure the distance with the help of measuring tape। ठीक है बेटा, मेजरिंग टेप से आपने वो डिस्टेंस मेजर कर लिए। ये हो गया बेटा, ये समझ में आ गया आई होप। अब इसमें डिफरेंट मासेस को रखना है, अब एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप? तो अब हम इसमें नेक्स्ट ऐड करते हैं, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, आपने इसके एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लिया। अब वेरिएबल्स जो आप फिक्स कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, वो भी मेंशन कर देते हैं। वो उसने कहा था, क्वेश्चन में मेंशन है। तो ड्यूरिंग द होल experiment, keep height of ramp constant. Number 2, release the toy truck from the same point on the ramp. Surface or ramp should be same for the whole experiment. ठीक है, तो पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इसको कांस्टेंट रखा, सरफेस को। हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है बेटा, ये हमने इसका सीरियल नंबर आ गया, मास आ गया और डिस्टेंस जो हमने मेजर किया। दिस इज हाउ वी ड्रॉ टेबल। इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा देखें तो हमें एक सर्टेन रैंप गिवन था, उस रैंप से हमने जो है एक टॉय ट्रक को रिलीज करना था। तो कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो टॉय ट्रक है इस पे मास चेंज करेंगे, उस मास को चेंज करने से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उस पे क्या इफेक्ट आएगा। दैट इज व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डन। इसलिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने किस तरह से परफॉर्म किया, ये मैंने यहाँ पे आपको आंसर इसका बताया है। हमने सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द रैंप हमने क्या किया, एक पोजीशन मार्क सेट कर लिया ताकि हर दफा हम ट्रक को सेम पॉइंट से रिलीज करें। उसके बाद हमने उस पॉइंट से ट्रक को बगैर पुश दिए हुए रिलीज किया, और उसके बाद फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रैंप टू द पॉइंट वेयर द ट्रक स्टॉप हमने वो डिस्टेंस मेजर कर दिया विद द हेल्प ऑफ फिड्यूशियल का मतलब झूठा बेटा रेफरेंस, कोई भी मार्कर से निशान लगा लेना। जैसे यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन यहाँ से ये देखें, इसके ऊपर रैंप के ऊपर निशान लगा हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप, ये हमने यहाँ पे मेजरिंग टेप लेबल की हुई है, मेजरिंग टेप से हमने जो है इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया। उसके बाद हमने इस जो ट्रक था इसके ऊपर मास प्लेस करते गए और डिस्टेंसेस को मेजर करते गए। हमने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दरमियान में हमने हाइट ऑफ द रैंप को कांस्टेंट रखा, और जो टॉय ट्रक था उसको सेम पॉइंट से रिलीज किया। और इसके अलावा हमने जो रैंप की सरफेस है या हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए सेम रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं लेके आए। फिर उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, हमने वो टेबल जो था वो टेबल भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली डिजाइन कर लिया। भाई ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, सही है। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है बेटा, ये कितने मार्क्स का था, ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, और आपका ये 40 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 6 मार्क का ये क्वेश्चन होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और ये आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको नजर आएगा। एटीपी वैसे ही यूजुअली आसान पेपर होता है, इसमें पैटर्न रिपीट होते हैं, बहुत सारी चीजें, मेजरमेंट की टाइप सेम ही होती है। बहरहाल देखते हैं बेटा, वक्त के साथ साथ अब एटीपी सॉल्व करने, तो हम देखेंगे क्या इफेक्ट आता है उससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे सॉल्व करने से। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है, नहीं बेटा ऐसा यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं। यूजुअली मीटर रूल को यूज करते हुए हम लोग यूज करते हैं बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स। मीटर रूल सेंटीमीटर्स में होता है, अमूमन बच्चे उस पर रीड करते हैं। अगर आप मीटर्स में लिखना चाहें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है बेटा, वो भी लिख सकते हैं। मीन आप परेशान हो रहे हैं कि अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस सेंटीमीटर अगर किसी ने मिलीमीटर लिख दिया वो भी ठीक है, अगर किसी ने मीटर लिख दिया तो वो भी ठीक है। ठीक है, इस ग्राम की जगह अगर किसी ने किलोग्राम लिख दिया तो भी ठीक है बेटा, उससे परेशान नहीं। तो क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a student is investigating the force needed to slide a wooden block across a surface। ये एक वुडन ब्लॉक हमारे पास है, एग्जामिनर ने दिया है। इस वुडन ब्लॉक को अक्रॉस द सरफेस जो है, ये वुडन ब्लॉक है हमारे पास, इस वुडन ब्लॉक को अक्रॉस द सरफेस जो है स्लाइड करना है। He notices that some blocks need more force to start to slide than the other blocks do. He suggests that the amount of force needed depends on the mass of the block। ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के मास के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको पुल करने के लिए, इसको मूव कराने के लिए, तो वो फोर्स इस ब्लॉक के मास के ऊपर डिपेंड करेगी। उसने ये सजेस्ट किया, plan an experiment to determine whether or not the student is correct। Again, we don't need to comment on that whether he is right or wrong। हमें ये परफॉर्म नहीं करना, हमें प्लान करके बताना है कि उसको ऐसे काम करना चाहिए। whatever the conclusion is, ये उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है
कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको परेशान होना है कि ये काम कैसे करना है, बस सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास जो है उसने सेटअप के लिए ऑपरेटर्स के लिए क्या दिया है, वन लाइट वेट फ्लैट वुडन ब्लॉक विद अ हुक फिटेड, ये यहाँ पे ये हुक भी फिट किया हुआ है। ठीक है, अ पुली विच कैन बी क्लैम्प टू द बेंच, एक पुली दी है उसने, पुली यूजुअली इस तरह की होती है, आपने देखी भी होगी। ठीक है, एनी अदर ऑपरेटर्स एंड मटेरियल दैट आर यूजुअली अवेलेबल इन स्कूल फिजिक्स लैब, स्कूल की फिजिक्स लैब में कोई और ऑपरेटर्स जो हमें यूज करना पड़ेगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, वो होता है बेटा न्यूटन मीटर, फोर्स मेजर करनी है ना, टू मेजर फोर्स, फोर्स को मेजर करने के लिए जो लैब में इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको न्यूटन मीटर कहा जाता है। इसको फोर्स मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर प्लान, लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स नीडेड, ये हमने लिस्ट कर लिया, न्यूटन मीटर की जरूरत पड़ेगी हमें। ड्रॉ क्लियरली लेबल डायग्राम, अब उसने कहा है आपको खुद ड्रॉ करनी है, पिछले एक्सपेरिमेंट में उसने कहा था जो डायग्राम दिए आप उसमें एडिशन कर सकते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं आपको कि आपने डायग्राम खुद ड्रॉ करनी है। हाउ द ऑपरेटर्स शुड बी अरेंज्ड, गिव ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए, डिस्क्राइब एनी प्रिकॉशन दैट द स्टूडेंट शुड टेक टू इंश्योर रिपीटेबल रिजल्ट्स। अच्छा, ऐसे यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो हमें फाइंड करने। अच्छा, एक चीज आप क्लियर कर लें अपने जहन में, अभी ये मुझे याद आ गई जब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में, साइंस के एक्सपेरिमेंट में, तो प्रिकॉशंस होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट के प्रिकॉशंस होते हैं बेटा, वो एक्यूरेसी के साथ रिलेट करते हैं, और एक होते हैं फिजिकल जो हम खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमें वो प्रिकॉशंस जो हैं वो फिजिकल प्रिकॉशन, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने आप को या एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डैमेज ना कर सकें। एक होता है जो हम रीडिंग्स ले रहे हैं, यानी जो रीडिंग्स ले रहे हैं उनकी एक्यूरेसी कैसे अफेक्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि आपके पास ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आपने ये मीटर रूल के ऊपर प्लेस किया हुआ है, और समवेयर यहाँ से आप जो है आपका आई यहाँ पर है, और यहाँ से आप इसको रीड कर रहे हैं, और एक और स्टूडेंट है वो इसको यहाँ से रीड कर रहा है, तो दोनों की जो रीडिंग्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, पैरेलैक्स एरर आपको याद आ रहा हो तो ये एक्सपेरिमेंटल, ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी से रिलेटेड बात है। ठीक है, तो दो तरह के प्रिकॉशंस होते हैं, तो वो प्रिकॉशंस भी अभी मैं यहाँ पे देखूंगा इस एक्सपेरिमेंट में कैसे हमें वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट अ ग्राफ विच कुड बी ड्रॉन, सजेस्ट अ ग्राफ विच कुड बी ड्रॉन। अच्छा, ये भी हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझाया है, तो मैं ग्राफ भी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैथ्स में या फिजिक्स में हम लोग ग्राफ्स को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सोचते हैं, ताकि आपको अब ए लेवल्स में भी और आगे भी आप हेल्प करेगा। याद रखें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल जो आप मेजर करते हैं वो वाई एक्सिस पे आता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है। जैसे फर्ज करते बेटा ये कार है, ये ट्रैवल कर रही है, अब मैं कहता हूँ आपसे कि यार ये 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड ये समवेयर इस पोजीशन पे है, पोजीशन ए पे है, इस जगह पे इसकी स्पीड क्या होगी। अब देखो मैंने टाइम को मैंने खुद डिसाइड कर लिया 1 सेकंड, तो टाइम इज माई इंडिपेंडेंट, ये मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ, जो मैं खुद डिसाइड करूंगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उससे मैं कौन सी चीज मेजर कर रहा हूँ, वेलोसिटी को। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मैं वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रखूंगा और मैं टाइम को एक्स एक्सिस पे रखूंगा। अब समझ में आई, हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही क्यों बनता है, टाइम और वेलोसिटी के एक्सिस शफल क्यों नहीं करते, ये रीजन समझ में आ गया। तो याद रखना ये बात कि आपका वो वेरिएबल्स जो आप खुद चेंज करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएंगे,
और जो वेरिएबल्स आप मेजर करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो हमेशा वाई एक्सिस पे होंगे। मेरा ख्याल है मेरा मैसेज कन्वे हो गया, यहाँ से सबको बात समझ में आ गया। अगर आपको ग्राफ कहीं सजेस्ट करना होगा तो आपको कैसे पता लगेगा वाई एक्सिस पे कौन सी चीज है और एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज है, कैसे पता लगेगा? आपने उस एक्सपेरिमेंट को देखना है, आपने सोचना है कि यार यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर देना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये समझ आ गई? अभी इस क्वेश्चन में मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ के एक्सिस लेबल करूंगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेटा अब हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन में जो हमें एग्जामिनर ने कहा, एक दफा इसको ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं। एक वुडन ब्लॉक हमारे पास है, इसमें ये हुक लगा हुआ है। एग्जामिनर चाहता है कि यहाँ पे कितनी फोर्स इस पे लगाई जाए जिससे ये ब्लॉक मूव करने लग जाए। और उसने कहा कि ये जो फोर्स है जो इस पे लग रही है, जिस पे स्लाइड कर रही है, वो इस ब्लॉक के मास के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब कोई मुझे ये बता सकता है कि हमें मेजर क्या करना है? हमें चाहिए फोर्स, और हम खुद कौन सी चीज चेंज करेंगे? ब्लॉक का मास चेंज करेंगे। आई मीन टू से कि हम इस ब्लॉक के ऊपर डिफरेंट मासेस को यूं प्लेस करते जाएंगे, और जब हम डिफरेंट मासेस को इसके ऊपर प्लेस करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इस पर फोर्स लगाएंगे, मास चेंज करेंगे तो ये फोर्स चेंज होती जाएगी। कौन सी चीज हम खुद चेंज कर रहे हैं? मास को हम खुद चेंज कर रहे हैं। तो मास क्या होगा? जल्दी बताओ मुझे, व्हाट्सएप करो। यहाँ पे मास क्या चीज है बेटा? डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? जल्दी बताओ मुझे, शाबाश, व्हाट्सएप करो मुझे। मास को मैं खुद चेंज कर रहा हूँ, मास इसके ऊपर मैं खुद प्लेस कर रहा हूँ, तो ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? यस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट नहीं है बेटा। डिपेंडेंट वो होता है जो हम खुद मेजर करते हैं। जो चीज हम खुद चेंज करेंगे दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और हम कौन सी चीज मेजर कर रहे हैं बेटा? इससे हम इससे मेजर कर रहे हैं फोर्स को। फोर्स इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। वो वेरिएबल जो मैं मेजर करूंगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो वेरिएबल जो मैं खुद चेंज करूंगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके ऊपर मैं मास खुद प्लेस कर रहा हूँ, मैं खुद मास को चेंज कर रहा हूँ, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मैं जो चीज मेजर करूंगा वो क्या है? वो फोर्स है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ काइंडली अब मुझे इस ग्राफ के लिए बताओ कि मैं एक्स एक्सिस पे क्या रखूं और वाई एक्सिस पे क्या रखूं। जल्दी से बताओ मुझे, एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाहिए मुझे? यस, गुड, शाबाश। एक्स एक्सिस पे मैं मास को प्लेस करूंगा और वाई एक्सिस पे मैं किसको प्लेस करूंगा? फोर्स को। वेरी गुड, शाबाश। अब आप लोगों को ये पता लग गया कौन से एक्सिस पे किस चीज को प्लॉट किया जाएगा। वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो मास ऑन एक्स एक्सिस आ गया, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फोर्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो हमें वाई एक्सिस पे प्लेस करनी है। शाबाश। तो इसका मतलब नाउ यू आर एबल टू लेबल द एक्सिस ऑफ द ग्राफ्स। अब आपको एक्सिस ऑफ द ग्राफ्स लेबल करना आ गया। ठीक है, तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेरिमेंट का डिजाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, और इसमें करना क्या क्या है एक दफा फिर देख लें। हमें करना क्या है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है? एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, इन योर प्लान यू शुड लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स, सो दैट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स, वो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? दैट इज द न्यूटन मीटर दैट वी आर यूजिंग। उसके बाद ड्रॉ क्लियरली लेबल डायग्राम। ये लेबल डायग्राम मैं अभी ड्रॉ करूंगा, प्रोबेबली मैंने ड्रॉ की थी। गिव ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट। ये सेटअप हम ड्रॉ कर, ये जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। प्रिकॉशंस भी तभी मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे आते हैं कि ये हमने लैब का एक आपके लिए तस्वीर मैंने यहाँ से डाउनलोड की थी इंटरनेट से। तो ये आपके पास सेटअप है, अगर आप उसको देख सकें। ये थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में आपको नजर आएगा तो मेरा ख्याल था कि ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो दिस इज माय न्यूटन मीटर, फोर्स मीटर या न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये हमारे पास पुली आ गई बेटा, ये हमारे पास मास आ गया, और ये हमारा ब्लॉक आ गया, वुडन ब्लॉक उसके जो हमें कहा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हुक लगा हुआ है। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? दिस इज व्हाट द ब्लॉक इज। ये एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है, ये पुली लगी हुई है, यहाँ से ये मास हैंगिंग है,
अब हम क्या करेंगे बेटा, अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, बट आई डू, आई प्लेस मास ओवर हेयर, ये जो हैंगिंग मास है यहाँ पे मैं मास को ऐड करूंगा। ऐसे मैं मास को ऐड करूंगा, आई सी वेदर द ब्लॉक इज मूविंग और नॉट, ये मूव होना शुरू कर रहा है। जैसे ये एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट अबाउट टू मूव करना, जस्ट हल्का सा अपनी जगह से मूव करना, स्लाइड करना शुरू करेगा, वहां पे हम वो फोर्स हम यहाँ से न्यूटन मीटर से रीड कर लेंगे। हमें यहाँ पर जो मास रख रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो हमें खैर नोट डाउन तो करने हैं, लेकिन हमें जो इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स लग रही है, ये ड्राइविंग फोर्स ये न्यूटन मीटर हमें बताएगा, ये मास नहीं बताएगा, ये याद रखिएगा। तो जो हमने एक्स एक्सिस पे मास प्लॉट किए वो ये वाला मास है जो हमने खुद चेंज किया है, और न्यूटन मीटर से इस पे लगने वाली फोर्स को हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको एक्सपेरिमेंट की जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो भी इस डायग्राम से समझ में आ रही होगी कि हमने ये सेट किया और यहाँ पर हमने मास को ऐड करना शुरू किया, और एट द वर्ज ऑफ मोशन, जैसे ब्लॉक एट द वर्ज ऑफ मोशन था, उस वक्त हमने न्यूटन मीटर की रीडिंग जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, नोट डाउन कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि हम इस ब्लॉक के ऊपर जो है, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर ये मास को प्लेस करेंगे ताकि इसका मास जो है चेंज हो जाए। ठीक है, अब ये हैवियर हो गया पहले के मुकाबले में। अगेन बेटा, अब जो मास हैंगर है, यहाँ पर मास हैंगर में, यहाँ पे दिस इज मास हैंगर। ठीक है, ये जो पूरा ये इस तरह का डायग्राम बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ये 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 आपको ये नजर आ रहा है, तो ये मास हैंगर्स होते, मास हैंगर कहलाता है ये ए लेवल में आप प्रैक्टिकल्स में यूज करेंगे। तो ये मास हैंगर है, इसके अंदर आप मास ऐड करते रहेंगे। अब आपके पास यहाँ पे जो एफ की दूसरी वैल्यू आएगी वो नोट कर लेंगे, फिर इसी तरह से आप इसके अंदर एक और मास ऐड कर देंगे, फिर आप यहाँ पे मास ऐड करेंगे मास हैंगर में, और ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से आप रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, समझ आ गई ये बात की बेटा क्या करना है। तो मैंने इसके लिए ये एक सेटअप डिजाइन किया, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इसको मैं लेबल कर देता हूँ। एग्जाम में लेबल जरूर कीजिएगा, ऐसे ड्रॉ करके नहीं आ जाइएगा। दिस इज व्हाट द ब्लॉक इज। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए उसने प्रिकॉशंस की बात की। अब मैंने कहा था ना, दो तरह के प्रिकॉशंस होते हैं ना, एक प्रिकॉशन है जिसमें आपने अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना है, और एक प्रिकॉशन होता है जिसमें आपने अपनी जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी को कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही प्रिकॉशंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, यस बेटा, जब हम इसके ऊपर यहाँ पर मास रखेंगे, दिस विल बिकम हैवियर, तो इसको अब मूव कराने के लिए वी नीड मोर मास, हम यहाँ पे मास को ऐड करेंगे फिर मास हैंगर में। ठीक है, मास ऐड करते जाएंगे, ये जितना हैवियर होता जाएगा उतना ही आपके पास जो है यहाँ पे मास हैंगर में मास को ऐड करना पड़ेगा। आप इसको यूं सोचे ना बेटा, एक बाइक पे एक पर्सन बैठा है और आप उसको धक्का दे रहे हैं, उसी बाइक पे अगर चार लोग बैठे हैं और आपको धक्का देना पड़े तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी ना बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, आई होप ये बात क्लियर होगी। अब मैंने कहा था कि हमने एक्सपेरिमेंट की तो प्रिकॉशंस की बात कर रहा था ना, उन प्रिकॉशंस पे बात करनी है। तो प्रिकॉशंस मैंने कहा था दो तरह के थे, एक मेजरमेंट का प्रिकॉशन होगा और एक अपनी सेफ्टी का होगा। अब मेजरमेंट प्रिकॉशन में यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो न्यूटन मीटर को जब हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, न्यूटन मीटर को हम चेक करेंगे कि इस जीरो एरर तो नहीं है, ताकि हमारी जो रीडिंग है फोर्स की उसमें कोई एरर ना आए। ठीक है, हम इसको चेक कर लेंगे कि वेदर आर न्यूटन मीटर रीडिंग इज हैविंग जीरो एरर और नॉट। ठीक है, जीरो एरर का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ न्यूटन मीटर में ड्रॉ कर लूँ, ये यूज समझे कि न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर में बेटा स्प्रिंग लगा हुआ था,
ये समझे कि ये न्यूटन मीटर का पॉइंटर है, ठीक है, न्यूटन मीटर पे पॉइंटर है। और ये मैं स्केल की लेबलिंग इसकी और यहाँ पे फर्स्ट करते हैं, ये स्केल का 0 है, फिर ये आपके पास 1, इस तरह से ये डिविजन। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ, दिस इज द पॉइंटर, ये इसके ऊपर पॉइंटर है रीडिंग का, ठीक है, ये यूज सोच लें आप इस तरह से। तो ये जो पॉइंटर है ये स्केल के 0 के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब 0 एरर नहीं है। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब 0 एरर है, ठीक है। तो राइट नाउ हमें 0 एरर की टाइप्स और इसमें नहीं जाना, हम सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मेजरमेंट जो आपने रीडिंग ली है उसकी एक्यूरेसी से क्या मतलब है। आपको देखना पड़ेगा आपके इंस्ट्रूमेंट में, आपके मेथड में, आपकी टेक्निक में कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो वो आपकी रीडिंग्स को अफेक्ट करती है। दूसरा, आपकी पर्सनल अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे सैंड कुशंस रखे हैं। ये सैंड कुशंस क्यों रखे? अगर मास हैंगर से मास अगर नीचे गिर जाए तो ये हमारे फीट्स को, हमारी बॉडी को डैमेज ना कर सके। अगर यहाँ से ये सेटअप नीचे कोलैप्स कर जाए तो ये सैंड कुशन के ऊपर फॉल करे, ना कि ये हमारी बॉडी के ऊपर आके हमें हिट करे, ठीक है। तो दोनों तरह की चीजें हम इसमें नोट कर लेंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसमें उसने किस चीज के ऊपर प्रिकॉशंस की बात की। तो प्रिकॉशंस हमेशा दो तरह के होते हैं, रीडिंग्स के होते हैं और एक अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे मैं सैंड कुशंस को यूज कर रहा हूँ, और रीडिंग के लिए मैं 0 एरर को सजेस्ट करूंगा इन आर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एनी क्वेरी इससे रिलेटेड कोई मसला हो तो भाई बता दें। तो आई होप आप लोगों को इसमें जो बेसिक जो ट्रबल मेकिंग पॉइंट थे वो मैंने क्लियर कर दिया, आपको ग्राफ का पता लग गया, आपको प्रिकॉशंस के बारे में समझ में आ गई, अभी ये इसकी इंस्ट्रक्शंस भी आपको समझ में आ चुकी है, अभी हम लिखेंगे। डायग्राम लेबल भी आपको पता लग गई, और जो ऑपरेटर्स एडिशनल रिक्वायर्ड था वो भी आप लोगों को उसका भी आइडिया हो गया। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई क्वेरी नहीं है, तो हमें अब इसको जो है, बेटा ब्लू और ब्लैक पेन अलाउड होता है। तो ये जो है बेटा सैंड कुशन तकिया, बेटा तकिए के अंदर रुई भरी हुई होती है, उसके अंदर हम सैंड भर के नीचे रख देंगे। बेटा ये ब्लू और ब्लैक पेन होता है, या पेंसिल यूज करने कलरफुल, तो बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, वहां तो वैसे ही स्कैन होना है। आप किसी भी कलर से वो करेंगे तो वो ब्लैक ही रहेगा बेटा। 0 एरर बेटा एक क्लास और है, उसमें जब मैं माइक्रोमीटर वगैरह पढ़ाऊंगा 0 एरर वहां समझाऊंगा। अभी मैं 0 एरर की तरफ जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि फिर बहुत एक लंबा 1-1.5 घंटा उसी में मेरा लग जाएगा, क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मैंने पढ़ाने हैं। तो उसमें 0 एरर इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा, अभी परेशान नहीं हो। ओके, तो अब हम इसको कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले तो जो डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ की हुई है, इस डायग्राम को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्जामिनर को सजेस्ट करना है कि आप जो है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आप अपना सेटअप सेट कर लें। ये हमने सजेस्ट किया, प्लान कर रहे हैं ना, तो हम उसका तरीकेकार बता रहे हैं। तो ये हमारे पास थ्रेड में अगर कुछ लोग परेशान है तो दिस इज थ्रेड, ये थ्रेड है आपके पास, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड अटैच पुली ब्लॉक एंड मास हैंगर रहती है।
ठीक है, तो ये हमने पहला पहला सजेशन कर दिया। नंबर 2, add mass to mass hanger। ठीक है, until the block is at the verge of motion। Now read Newton meter। Repeat experiment by adding mass to the block। ठीक है बेटा, ब्लॉक के ऊपर मास को प्लेस करके एक्सपेरिमेंट को फिर हमने रिपीट करना है। ठीक, और कोई बात? सही है बेटा, इसके अंदर फ्रिक्शन कांस्टेंट रखने की, सरफेस को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट वेरिएबल तो हमने सोचे नहीं, तो कांस्टेंट वेरिएबल कौन कौन से होंगे बेटा? कांस्टेंट वेरिएबल ये होंगे कि सरफेस इस ब्लॉक की, जिस सरफेस पे ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है वो सरफेस कांस्टेंट होनी चाहिए ताकि फ्रिक्शन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फॉर द होल एक्सपेरिमेंट the surface on which experiment is performed is kept same। सही है, ये हमारा कांस्टेंट वेरिएबल आ गया। कांस्टेंट हम भूल गए थे डिस्कस करना, तो फ्रिक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। सही है बेटा, उसके बाद उसने हमसे पूछा था एडिशनल ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन सा आप एडिशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो एडिशनल ऑपरेटर्स हमारे पास आ गया, नंबर 1 आ गया बेटा न्यूटन मीटर। इसमें देखिए मासेस इसमें सजेस्ट किए, मासेस में देखो यस, मासेस को भी बेटा हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि देखें ना यहाँ पर हम मास यूज कर रहे हैं ना, तो मास हम ऊपर भी रख रहे हैं और साथ में मास हैंगर में ऐड भी कर रहे हैं। तो नोन मासेस ये आ गए हमारे एडिशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था ग्राफ का, प्लॉट अ ग्राफ। ठीक है बेटा, मास ऑफ द ब्लॉक ऑन एक्स एक्सिस एंड फोर्स ऑन वाई एक्सिस। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। स्ट्रिंग भी काउंट हो सकता है लेकिन बगैर स्ट्रिंग के, हाँ स्ट्रिंग होना चाहिए। आई डोंट नो बेटा, एमएस का आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से होना चाहिए। बात आपकी लॉजिकल है, स्ट्रिंग को भी एडिशनल उसमें काउंट होना चाहिए, बट मेजर पार्ट में तो यही आ रहा है। अच्छा, उसने हमें टेबल प्लॉट करने का नहीं कहा हुआ, लेकिन मैं टेबल प्लॉट कर रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टेबल को प्लॉट कर दिया, ग्राफ के बारे में बता दिया,
हमें ये क्लियर हो गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गई बात की कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे पैराग्राफ राइटिंग कर लें, पॉइंट में दे दें, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट में मुझे आसान लगता है, अगर कोई चीज भूल भी जाए तो हम लिख सकते हैं बिफोर डूइंग दैट आई विल डू दैट, या वी कैन डू दिस। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसमें बेटा आपके पास यहाँ पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर ये कितनी फोर्स अप्लाई की जाए जिससे ये स्लाइड करेगा, ये जो फोर्स है और इस ब्लॉक का जो मास है, इसके दरमियान आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। अब आपने यहाँ पर नोन मासेस को इसके ऊपर रखा। पहले तो सेटअप ये बनाया, ब्लॉक को आपने एक न्यूटन मीटर से कनेक्ट किया और उसको पुली से क्रॉस करके आपने यहाँ पे हैंगिंग मास से कनेक्ट किया। आपको ड्राइविंग फोर्स लगानी है ना, इसलिए आपने पुली के थ्रू ये मास अटैच किया। अब यहाँ पे आपने मास को ऐड किया, यहाँ पे मास ऐड किए आपने, उससे आप मास ऐड करते जाएंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो एक सर्टेन ऐसा मास आएगा जिसपे ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मोशन होगा, एट द वर्ज ऑफ मोशन होगा। उस मोमेंट पे इस न्यूटन मीटर की रीडिंग ले लें, और जो भी इस ब्लॉक का मास है वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, तो ब्लॉक का मास अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ब्लॉक का मास। और आपने न्यूटन मीटर जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिसको बोलते हैं, नॉट न्यूटन मीटर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे आप मास ऑफ द ब्लॉक मेजर कर लें। ठीक है, और साथ में जो दूसरे आपने इसके ऊपर अटैच किए वो भी रख के आपने मेजर कर, आपकी मर्जी है। यहाँ पे उसने कहा नहीं है, दैट्स वाई मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया। आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की। ये जब स्लाइड करने लगेगा वो फोर्स आपने नोट करनी है न्यूटन मीटर से, और इस मास को आपके पास नोन होगा या आपने न्यूटन मीटर से रीड कर। तो फिर आपने इस मास का और इस फोर्स का, न्यूटन मीटर की रीडिंग का, इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ कैसा बनेगा ये नहीं बताना है आपने, ख्याल कीजिएगा कि आप इस टेंशन में हो कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व बनेगा, कुछ भी आपको नहीं बताना। यू जस्ट हैव टू मेंशन के एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में करेंगे। A converging convex lens used in school physics lab are made with a variety of thickness and have different focal length. तो ये आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है, आपको पता है सेंटर से थिक होता है और जो पोल्स है एजेस पे थिन होता है, और जब लाइट की रेज इन पे फॉल करती है तो ये लाइट की रेज को कन्वर्ज करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। The focal length of a lens can be calculated if u, the distance between the object and the lens, and v, the distance between lens and the image are on the screen are known. और इक्वेशन उसने दी है f इज टू यू वी अपॉन यू प्लस वी, ये उसने इक्वेशन हमें दे दी है। ठीक है, और उसने हमें u के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, u क्या होता है। फिर उसने हमें ये बता दिया है कि v क्या होता है, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद करें आप लोग, क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, और f फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ अगर आपको याद हो तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में मैं रेज कर दूंगा। तो ये लाइट की रेज आ रही है, ये लाइट की रेज जिस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट करती थी वो प्रिंसिपल फोकस है। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की लेंथ फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, याद आ गया बेटा। ये कुछ बेसिक फिजिक्स जो यहाँ रिक्वायर्ड है वो मैंने रिकॉल कराने की कोशिश की है। अब ये कहते हैं प्लान एंड इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन थिकनेस एंड फोकल लेंथ। थिकनेस और फोकल लेंथ का आपको रिलेशनशिप जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना। पहले जैसे मास ऑफ द ब्लॉक और न्यूटन मीटर की रीडिंग फोर्स, इसके दरमियान रिलेशन फाइंड करना था। यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है, ये आपके पास इसकी थिकनेस है, मैं इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये थिकनेस है बेटा इसकी। इस थिकनेस का और इसकी फोकल लेंथ के दरमियान क्या रिलेशन है ये आपको आइडेंटिफाई करना। अब ये रिलेशन डायरेक्ट है, इनवर्स है, कैसा है, अगेन इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्लान करना है एक्सपेरिमेंट, नथिंग एल्स। द फॉलोइंग
apparatus is available. Illuminated object, कोई ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट कर रहा है, जैसे बल्ब हो गया. सिलेक्शन ऑफ लेंसेज ऑफ डिफरेंट थिकनेस और लेंस होल्डर, आपके पास लेंस होल्डर है, डिफरेंट थिकनेस डिफरेंट साइज के आपके पास लेंसेज है. एक स्क्रीन है आपके पास, मीटर रूल है, 30 सेंटीमीटर रूल है. 2 rectangular wooden blocks with longest side of each block longer than the diameter of lens. ठीक है, ये लेंस का डायमीटर है उन ब्लॉक्स की, ये साइज है, इससे इसकी थिकनेस से ये इनका साइज बड़ा है. दोबारा देखें क्या है इसमें. इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, लेंसेज हैं, लेंस होल्डर है, स्क्रीन है, मीटर रूल है, 30 सेंटीमीटर रूल है, 2 रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक्स हैं. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस इन्वेस्टिगेशन. आपको ये एक्सपेरिमेंट यानी इसके रिजल्ट्स के ऊपर आपको फोकस नहीं करना, आपको जस्ट प्लान करना है. इन योर प्लान यू शुड ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस लेबल यू एंड वी. पहले तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है. फिर एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द मेजरमेंट्स यू वुड टेक. कौन कौन मेजरमेंट आप लेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे. Explain briefly how you would determine the thickness of each lens. You may draw a diagram if it helps your explanation. Draw a table with column headings to show how you would display your readings. And you do not need to use equation to calculate focal length. Yani numerical values are not needed. You may add to this diagram to help your description. You may add to this diagram. आप इस diagram में add कर सकते हैं अगर ये आपको help करे. ठीक है, तो आप इसमें भी एडिशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. ठीक है, तो आप या खुद ड्रॉ करना चाहें वो भी ठीक है, जैसे आपको आसानी. तो अब इसके लिए देखिए हमारे पास थिकनेस ऑफ, सबसे पहले थिकनेस ऑफ लेंस को मैं सोच रहा हूँ. आप लेंस की थिकनेस को कैसे मेजर करेंगे. अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था, मैं ये पोलिबस को करवाता था इस दौर में. तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है, उसके डायग्राम है. ये हमारे पास टेबल टेनिस की पिंग पोंग बॉल्स हैं. हमें चाहते हैं कि इसका डायमीटर मेजर करते हैं. तो हमने पिंग पोंग बॉल्स को ये 2 ब्लॉक्स रखे हमने, इनके बीच में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो है हमने यहाँ पे प्लेस कर बॉल्स को प्लेस किया. इनके बीच में कोई गैप नहीं. ये जस्ट फॉर इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है. फिर हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ तक मीटर रूल को रीड किया. लेट दिस बी L1 एंड दिस बी L2. अब फर्स्ट कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे रीडिंग आ रही है 60 और यहाँ पे रीडिंग है 20. अब बेटा जो ये टोटल लेंथ है दिस इज, ये इसको मैं कह देता हूँ डेल्टा एल. ये डेल्टा एल बनेगा 60 माइनस 20 40. अब बेटा एक बॉल की थिकनेस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, 40 को नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी बॉल्स हैं 6, इस पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इसका डायमीटर ऑफ द बॉल आ जाएगा. ठीक है, यस, 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6, आई विल गेट द डायमीटर. तो बिल्कुल सही कहा बेटा आपने. तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये है L2 और ये है L1. तो L2 minus L1 divided by number of balls. In this case, I'll get the diameter of ball. बात समझे आप? Without using any micrometer, without using vernier caliper, and just using a meter rule, एक मीटर मेजरिंग रूलर यूज करते हुए और 2 ब्लॉक्स को यूज करते हुए हमने इन बॉल्स का डायमीटर मेजर कर लिया. मेरे ख्याल से ये बात सबको क्लियर होगी. अब आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको ये जो कहा है कि आपके पास क्या है बेटा, आपके पास जो है 2 ब्लॉक्स हैं अवेलेबल. ठीक है, यहाँ पे इक्विपमेंट्स में 2 rectangular wooden blocks with longest side each of block longer than the diameter of the lens. अब आपको समझ में आ रहा होगा 2 ब्लॉक्स क्यों दिए गए. ठीक है, ये 2 ब्लॉक्स इसलिए दिए गए हैं कि ये इसका सेटअप बनेगा. ये आपके 2 ब्लॉक्स हैं. ठीक है, इनके बीच में ये आपने लेंस को प्लेस कर दिया. दिस इज योर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. ये आपका वुडन ब्लॉक है, ये दूसरा वुडन ब्लॉक है आपका. ठीक है, अब आपने बिल्कुल ऐसे जैसे बॉल्स के बीच में बॉल्स रखी, साइडों पे वुडन ब्लॉक रखे हुए थे. अब यहाँ पर आपने मीटर रूल या 30 सेंटीमीटर रूल को प्लेस किया.
ये आपकी लेंथ बन गई L2, ये लेंथ बन गई L1। अब L2 में से L1 को माइनस करें, जैसे फर्स्ट करते हैं बेटा, ये आ रही है 25 और ये आ रही है 20, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ये आ रही है 20 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ द लेंस क्या बनेगी, 25 माइनस 25 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर कि ये थिकनेस ऑफ द लेंस कैसे मेजर कर रहे हैं हम लोग? कोई मसला तो नहीं है भाई इसमें? सबको समझ आ गई? तो ये वुडन ब्लॉक से हमने थिकनेस ऑफ द लेंस को मेजर किया, और ये ऊपर वाली जो डायग्राम मैंने यूज की है यही समझाने के लिए यूज की है कि आपको किस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर रूलर से मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग वुडन ब्लॉक्स। ये क्लियर होगी बात? अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट आई हैव ट्राइड कि मैं आपको प्रैक्टिकली जो लैब में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओरिएंटेशन के लिए, कि जस्ट टू हैव एन आइडिया इन योर ब्रेन, के आपके पास जो है आपको आइडिया हो कि यार ये होती क्या चीजें हैं। आपने नाम ही सुने, दिस इज योर स्क्रीन, दिस इज योर लेंस होल्डर, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको ऑब्जेक्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ, तो अब ये मैं थोड़ा सा इसको, ये हमने इस होल के अंदर ये एक नेल लगा हुआ है, इन्होंने नेल लगाया हुआ है। जब मैं ओ लेवल्स वालों को एक्सपेरिमेंट कराता था उस वक्त हम लोग जो है, मैं क्या करता था, यहाँ पे दो वायर्स लगा देता था इस तरह से, तो वो वायर्स जो होती थी वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता। लेकिन ये बात भी ठीक है, ये मुझे जो मिली डायग्राम ये ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, लेंस होल्डर समझ में आ गया, ये आपके पास लेंथ मेजर करने के लिए मीटर रूल रखा हुआ है। एनी क्वेरी? सबको समान समझ में आ गया इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज हो रहा है? ठीक है, उससे नेक्स्ट उस पे आ जाए। ये जो ऑब्जेक्ट है दिस वन, ये वाला बेटा, ठीक है, इसके अंदर से ये कैसा बना हुआ है देखें। ये यहाँ पे बीच में बेटा इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए मैंने ये लैंप यहाँ पे रखा है। और ये लैंप जो है इसको हम स्विच ऑन करेंगे, और ये जैसे ही इसमें से लाइट निकलेगी तो ये जो नेल है ये इल्यूमिनेट करेगा, और इसका इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर बनेगा। ये भी आपको नजर आएगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने और इसको क्लोजअप में ले लिया। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये नेल आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें ये होल किया गया। इसके होल के बिहाइंड एक लैंप लगा हुआ है, वहां से लाइट क्रॉस करेगी, और ये जो आपके पास नेल है ये आपके पास क्या काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद ये है बेटा आपके पास एक पूरा सेटअप जो इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर इस जगह पे ये इल्यूमिनेट कर रहा है, दिस इज व्हाट योर लेंस इज। ये आपका बीच में यहाँ पे आपको लेंस नजर आ रहा है, यहाँ से लाइट की रेज आ रही है, और ये आपके पास बेटा यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको इमेज बनता हुआ ये नेल आपको नजर आ रहा है। और ये इन्वर्टेड नजर आ रहा होगा, ये रियल इमेज है, ये इन्वर्टेड, यानी नेल यूं था और इमेज यूं नजर आ रही है, ठीक है। ये इन्वर्टेड ऊपर की तरफ है। दोबारा से इसके ऊपर वाली डायग्राम देखो, नेल यूं है बेटा, इसकी टिप देखो, ये ऊपर की तरफ है, सेंटर में यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसको अगर ये सीधा होता तो ये टिप यूं नजर आ रहा होता, इसके बजाय ये उल्टा नजर आ रहा है। ये रियल इमेज है, समझ में आई रियल इमेज कैसी होती है? ये स्क्रीन के ऊपर ऐसा इमेज नजर आ रहा है। और इसको फर्दर एक और डायग्राम पे, और फोकस डायग्राम, ये देखें इमेज, ये अब आपके पास यहाँ पे, आई होप अब बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये आपके पास ज्यादा फिट हो गया, ये आपके पास यहाँ पे ये इसका इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से ये सेटअप समझ में आ गया सबको। भाई किसी के जहन में कोई क्वेरी नहीं है? तो प्रैक्टिकली आपको नजर आ गया सामान कैसा है, कैसे हम काम करते हैं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो। आपने परफॉर्म तो नहीं करना, लेकिन आपके जहन में एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि हम ये लैब में क्या क्या चीजें होती हैं जो लिख रहे हैं वो कैसी होती हैं, जरा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, अब हम इसको मेरे ख्याल से इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डायग्राम बना लो। डायग्राम शायद मैंने बनाई थी कहीं, ये बनी, चल तो बना दिया। यस, जब आपको समझ में आ रहा होगा इसको मैं लेबल कर देता हूँ। ये दिस इज व्हाट योर मीटर रूल इज, और ये आपका
कॉन्वेक्स लेंस आ गया. दिस इज योर लेंस होल्डर. दिस इज योर स्क्रीन. And over here it's a bulb which is need जो illuminate कर रहा है. And somewhere here this is your object. यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज स्क्रीन पे बन रहा है. तो अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट से लेंस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज यू. ये उसने कहा था ना लेबल करें. और लेंस से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज वी. ये आपके पास वी आ रहा है. ये इस तरह से लेबल भी करनी है. उसने लेबल करने को कहा था यू और वी को, इसलिए मैंने यू और वी यहाँ पे मेंशन भी किया. मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें क्लियर होगी ये बात. ये ठीक है. अब मैं इसका आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा. अब इसमें ये भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं बेटा. ये शुरू में जो इमेज होता है ना, ये जो इमेज हमें यहाँ नजर आ रहा है, ये इमेज जो है ये ब्लर होता है ना. अब ये इमेज आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास शार्प बन रहा होगा. तो यूजुअली अब तीन तरीके से हम ये एटीपी के लिए याद रखिएगा. या तो हम इस स्क्रीन को टुवर्ड्स या अवे मूव करें और ये इमेज शार्प हो जाए. नंबर टू ये है कि हम इस लेंस को टुवर्ड्स द स्क्रीन या अवे फ्रॉम स्क्रीन या टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट मूव करें. या फिर हम इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स या अवे मूव करें. अब क्योंकि यहाँ पे ये बल्ब के साथ कनेक्टेड है, यानी ये हो सकता है इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आ जाए. अब ये बल्ब के साथ कनेक्टेड है और इसको मूव करेंगे तो इस पे खतरा है. हो सकता है कि यहाँ से कोई इसके स्विच वगैरह निकल जाए, या हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक शॉक या कोई ऐसा कोई मतलब वायर इसकी जो है वो डेंजरस है, मतलब इसको मूव करना, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे. तो ज्यादा बेहतर ये है कि इस स्क्रीन को मूव कराया जाए. ठीक है. तो इस स्क्रीन को टुवर्ड्स या अवे मूव कराएंगे अनलेस कि हमारे पास एक शार्प इमेज ना बन जाए. ठीक है. समझ आ गई ये बात की. ठीक है. शार्प इमेज मिल गई. उसके बाद हमने वी और यू को विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल जो है हमने मेजर कर लिया. अच्छा, एक चीज तो बेटा मैं भूल गया. थिकनेस ऑफ द लेंस के बारे में तो लिखना ही भूल गया. ठीक है. वो पहले पहले शुरू में लिखना चाहिए था. चले मैं अब ऐड कर लेता हूँ उसमें. वो तो मैं भूल गया बात में. चले अब पूरा पहले ये काम कर लेते हैं.
ये फार्मूला दिया है उसने। U/V, ये U/V upon U+1। थिकनेस भूल गए थे, जो शुरू में हमें लिखनी चाहिए थी। प्लेस द लेंस बिटवीन टू wooden blocks as shown in diagram। Measure the distance, okay, measure the distance में कहूँ या read L1 and L2, read L1 and L2, ये ज्यादा लॉजिकल बात बनेगी। So this is how we calculate the thickness for each different thickness lengths. Same procedure is adopted। सही है। अब इसके बाद वो जो हमने लिखा है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें बेटा अभी कुछ रहता भी है मेरे ख्याल से, मुझे याद पड़ रहा है ग्राफ व्राफ का भी शायद कुछ था या फिर टेबल का शायद जिक्र था। देखता हूँ मैं एक दफा, याद नहीं। तो ये हमारे पास इसका सेटअप आ गया। ठीक है, और क्या क्या रह गया मैं एक दफा चेक कर लूँ क्या क्या काम कर लिया हमने। हमने ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ कर ली, एक्सप्लेन ब्रीफली, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, मेजरमेंट कौन कौन सी लेनी है सारी बता दी। हाउ यू वुड डिटरमाइन द थिकनेस, थिकनेस भी हमने बता दी। ड्रॉ अ टेबल, कॉलम हेडिंग्स, बस और कुछ भी नहीं है। टेबल ड्रॉ करना रह गया, वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा सीरियल नंबर। फिर हमारे पास आ गई थिकनेस, सेंटीमीटर में ले लेता हूँ, मिलीमीटर ले लें जो भी आपको। ये आ गया यू, फिर आ गया वी, और फिर आपने एफ कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास आपका टेबल बन गया विद द कॉलम हेडिंग्स। कोई मसला भाई इसमें? सबको समझ आ गई कैसे काम किया हमने? तो मेरे ख्याल से कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब सबको क्लियर हो गया कि ये काम कैसे किया हमने। तो हमने ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट किया विद द हेल्प ऑफ लैम्प। स्क्रीन पे उसका हमने इमेज देखा, स्क्रीन को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव किया, अनलेस कि हमारे पास जो एक शार्प इमेज ना बन जाए। उसके बाद हमने मीटर रूल से यू और वी को मेजर कर लिया।
फिर हमने लेंस को दो वुडन ब्लॉक्स के दरमियान में रख के रूलर 30 सेंटीमीटर रूलर से हमने मेजरमेंट कर ली उसकी थिकनेस की। ये एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट किया और डिफरेंट थिकनेस के लिए। उसके बाद हमने ये टेबल प्लॉट किया और उसके अंदर अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया।